किसी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, तो अब होगा क्या दिल्ली में? क्योंकि अगर आप ये देखें कि केजरीवाल के सामने क्या चुनौती है, केजरीवाल के सामने एक लंबा राजनीतिक जीवन है, अभी नौजवान है। दूसरे, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं मैं नहीं मानता कि केवल दिल्ली तक सीमित है, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं इससे बाहर तक हैं। और अगर ऐसा है तो उनको राजनीति में एक बड़ा जोखिम लेना पड़ेगा, और उस जोखिम में यह है कि वो कांग्रेस और बीजेपी से जो दूरी उन्होंने बना के रखी, वो दूरी बना करके, लेकिन महुआ आपका एनालिसिस, तभी वो एक बड़ी, अभी तक पिछले 7-10 दिनों से ओपिनियन पोल सर्वे जब भी आ रहा है, ये बात कही जा रही थी कि दिल्ली में हंग की सिचुएशन है। अब वो सर्वे और ओपिनियन पोल अपनी तरफ से सही है, क्योंकि हंग असेंबली हो रही है, ये क्लियर है। आपको लगता है कोई गुंजाइश है, जिसको अभी हम रुझान मान रहे हैं 17 सीटों पर आप आगे, 18 पर बीजेपी पूरी तरह से पलट के बीजेपी 37 सीट हो जाए और आप 3-4-5 सीटों पर सिमटे, तो अगर इस रुझान को नतीजे में बदलते हम देख रहे हैं तो दिल्ली में हंग है, ये तो तय हो गया। हाँ, बिल्कुल तय हो गया है। और ये सिचुएशन में मुझे लगता है कि शायद ये दोबारा चुनाव करवाना पड़ेगा लोकसभा के समय, और इस समय शायद प्रेसिडेंट्स रूल हो जाए। अब ये बहुत अहम है जो महुआ ने कहा, रोमाना, कि दिल्ली में अगर जैसा कि केजरीवाल लगातार कहते रहे, आज सुबह भी कहा उन्होंने, ना हम समर्थन लेंगे ना हम समर्थन देंगे, और केजरीवाल का ये ऑन द रिकॉर्ड 100 बार कहा हुआ है, अगर यही इसी बयान पर, इसी अपने जो भी उनका फैसला उस पर कायम रहे तो दिल्ली में चुनाव होना तय। दर्शकों के लिए बहुत बड़ी खबर, दिल्ली में हंग असेंबली के आसार हैं और दिल्ली में चुनाव के आसार हैं 6 महीने के भीतर दोबारा। क्या आप संभावना देखते हैं इस पर बात करना, जिसको हम लोग इनका ध्यान नहीं दे रहे हैं? मान लीजिए अगर यही नतीजे रहे और आपकी सीटें करीब 30 के आसपास पहुंच जाती हैं और बीजेपी भी लगभग 28-30 के आसपास रहती है, तो जो अदर्स आ रहे हैं, जो जिसमें बीएसपी की 5-6 सीटें हैं और जनता दल यू वगैरह है, हो सकता है आप और उनके बीच कोई गठबंधन बन जाए। अच्छा, इसमें कोई ये ऐसी भी गुंजाइश है, बीजेपी को दिल्ली में 20 सीटें, 17 सीटें आपकी, क्या ये भी गुंजाइश है कि अगर आपकी सीटें इतनी हो जाए कि कांग्रेस 8-10 सीटों के साथ सपोर्ट कर दे तो कांग्रेस सपोर्ट कर सकती है, जैसा कि 96 में और पहले भी एक्सपेरिमेंट हुआ, वही फिलॉसफी सांप्रदायिक ताकतों को अलग रखने के लिए जो आनंद जी की फिलॉसफी है? देखिए, सांप्रदायिक ताकतों को अलग रखने के लिए कांग्रेस भी सपोर्ट कर सकती है और बीजेपी भी कोई मौका देख सकती है कि भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है। रोकना चाहूंगी यहाँ पर, बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी इस वक्त मीडिया के सामने रूबरू हो रहे हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं वो। कुशासन का होगा, और इस बार सीधे ये लड़ाई जो है वो परफॉर्मेंस के आधार पर थी। सबसे अच्छी बात है कि ये इस चुनाव में जो सबसे सकारात्मक बात है, इस लोकतंत्र के पर्व की सबसे सकारात्मक बात है कि पूरा के पूरा चुनाव परफॉर्मेंस के आधार पर हुआ। जाति, धर्म और इसके आधार पर बहुत कांग्रेस पार्टी ने कोशिश की कि उसको बंटवारा करे। कांग्रेस पार्टी ने कोशिश की कि इसको जो है वो सांप्रदायिक आधार पर बिखराया चुनाव को जो है बांटा जाए, लेकिन वो नाकाम हुई। सर, ये सेमीफाइनल कहा जा रहा था, तो 4-0 से जीत रहे हैं या 3-1 से या 2-2? हम चारों सीटें, चारों स्टेट्स जीतेंगे। और जहां तक सवाल है कि रिजल्ट क्या आएगा, जो भी रिजल्ट होगा, जनता का जनादेश है, वो सराखों पर उसको नतमस्तक होकर। जी आनंद जी, हौसले बढ़े हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर बीजेपी के, क्योंकि कल तक की अगर बात की जाए तो जो पार्टी के नेता थे वो 4-0 बहुत खुलकर कह नहीं रहे थे। मेरा ख्याल है कि उन सबकी सांसें अटकी हुई थी दिल्ली को लेकर के, और दिल्ली को लेकर के बीजेपी भी बहुत स्पष्ट नहीं थी, क्योंकि नरेंद्र मोदी का स्टेक अटका हुआ है, इसी वजह से शायद। बिल्कुल, सबसे ज्यादा अगर नरेंद्र मोदी ने कहीं दांव लगाया है तो दिल्ली में लगाया है। चुनाव के आखिरी दौर में 5 रैलीज दिल्ली में, आखिरी दौर में आकर के वो नुक्कड़ सभाएं करने लगे दिल्ली में, और उन्होंने हर्षवर्धन को पीछे करके खुद को आगे किया। एक तरह से बीजेपी ने बहुत बड़ा दांव लगाया है नरेंद्र मोदी पर, पीछे करके हर्षवर्धन को लेकर इसलिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की असली परीक्षा अगर कहीं हो रही है तो वो दिल्ली में हो रही है। और इसलिए दिल्ली में मैं कह रहा हूं कि बीजेपी नेतृत्व को अगर इस तरह के जो रुझान है, इसके बाद बीजेपी नेतृत्व को इसकी सफाई देना, इसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होगा। चलिए, आप पार्टी के नेता आतिशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आतिशी, ये नतीजे देखकर खुश हो रही है इस वक्त आप? बिल्कुल बिल्कुल खुश हो रहे हैं। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है भारतीय राजनीति में। नहीं, कहां तक देख रही है अपनी टैली पॉजिटिव? 47 आपकी पार्टी के इंटरनल सर्वे ने 47 सीटों का दावा किया था। ये टैली अभी वहां पर पहुंचेगी या फिर कहीं हंग असेंबली की सिचुएशन तो नहीं बनती हुई नजर आ रही है? अभी भी अपने स्टैंड पर कायम है आप पार्टी? देखिए, अभी 1 घंटे में स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सी पार्टी कहां पर है। हम इस बात पर कायम हैं कि चुनाव से करीब 3 दिन पहले तक हम स्पष्ट रूप में आगे थे। चुनाव के आखिरी 3 दिन में और एक्चुअली वोटिंग के दिन क्या हुआ है, अब आखिरी 3 दिनों की बात न करें, अभी लेकिन आप देखिए, अगर आप
अभी की बात करें, अभी की बात करें, ट्रेंड्स देखना शुरू करिए तो ट्रेंड्स बहुत स्पष्ट हैं। आप अभी की बात अगर सुनिए, अभी की बात अगर देखें हम, जो रुझान आ रहे हैं उसके मुताबिक आप पार्टी 17 सीटों पर आगे, बीजेपी 21 पर। तो आपके दावे जो थे 47 या 40, वो तो क्लियर है नहीं होने जा रहा है। ऐसा नहीं होने जा रहा है कि बीजेपी अब बहुत माइनस होकर 10 पे आ जाए, कांग्रेस 10 पे आ जाए और आप 40 पे चले जाए। अब सवाल उठता है, बीजेपी और आप दोनों की का अगर किसी तरह का कोई टाई अप नहीं होता है तो सरकार नहीं बनेगी, आपका कांग्रेस के साथ कोई टाई अप नहीं होता है तो सरकार नहीं बनेगी। आपसे सीधा सवाल, किसी तरह की कोई गुंजाइश है क्या कि आप पार्टी अगर टैली उसकी सपोर्ट करती है कि कांग्रेस या बाकी लोगों को जोड़कर सरकार बनाए, तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं या उसी बात पर कायम है कि हम विपक्ष में बैठेंगे और फिर चुनाव होगा? बिल्कुल, हम बिल्कुल इस बात पे कायम हैं कि किसी के साथ गठबंधन का बिल्कुल भी सवाल नहीं उठता। हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि ना कांग्रेस के साथ, ना बीजेपी के साथ, ना हम समर्थन देंगे, ना हम समर्थन लेंगे। चलिए, तो जो हमारी पार्टी के लिए वोट कर रहा है वो सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ नहीं वोट कर रहा, वो आज की पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ वोट कर रहा है, वो एक करप्ट पॉलिटिक्स के खिलाफ। रामेश्वर चौरसिया, और अगर दिल्ली का जनादेश आया लेकिन मुंह तक ले जाने में मदद ही नहीं कर रही आप पार्टी, अब क्या होगा? सॉरी, एक बार फिर बताइए। जी, चौरसिया साहब से जानना चाह रही हूँ। चौरसिया साहब, आप तो बहुत ही क्लियर कट कह रही है कि हम तो ना समर्थन लेंगे ना समर्थन देंगे, और अभी तक जो रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें ये तस्वीर साफ हो रही है कि बिना किसी का साथ लिए कोई भी सरकार बना नहीं सकता। तो बीजेपी के हाथ में लड्डू तो आ गया है, लेकिन लग नहीं रहा है कि खा पाएगी बीजेपी लड्डू दिल्ली में। देखिए, ये बात तो साफ है, 1 घंटा इंतजार कीजिए तो ये बातें साफ हो जाएगी। और ये भी तय है, मैं आपको बता दूं कि न बीजेपी कांग्रेस के साथ बना सकती है, न आपके कांग्रेस के साथ या बीजेपी के साथ बना सकती है। जो इंडिपेंडेंट का रोल होगा, अगर हंग असेंबली आता है, अगर इंडिपेंडेंट का रोल सरकार बनाने लायक होगा तब तो ठीक है। अगर ऐसी ही परिस्थिति आती है जो अभी आप दिखा रही हैं, तो स्वाभाविक है कि हंग असेंबली होगा और आने वाले लोकसभा के समय जैसे महुआ जी ने बोला वो चुनाव होना असंभावी है। उसमें अजीत जी, वैसे पार्टी विद द डिफरेंस का टैग बीजेपी का, लेकिन यहाँ पर पार्टी विद द डिफरेंस बनाए रखने का स्टेक आपका लगा हुआ है शायद। एक देखिए, बीजेपी की नजर जो है उन अन्यों पर भी है जो बीएसपी और जो निर्दलीय जीत रहे हैं। और आपको बता दूं कि अभी पिछले दिनों 3-4 दिन पहले पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में मायावती और अरुण जेटली जी की काफी देर बातचीत भी हुई है। तो लेकिन कोई टैली जो अन्य पे है, हाँ, निर्भर करेगा सीटें कितनी है। 3-4 है तो उससे कुछ होना नहीं है। 30 सीटें बीजेपी की आ जाती हैं और 5 सीटें बीएसपी की होती हैं, लेकिन उसकी गुंजाइश अब दिख नहीं रही है। जिस ढंग से जो रुझान है गुंजाइश नहीं हुआ। एक सवाल यहाँ वो गुंजाइश नहीं दिख रही। हम थोड़ा इसको अब आगे की बात करें कि पहले भी बिहार में ऐसा हुआ है कि 30 सीटें रामविलास पासवान को थी, चाबी लेकर बैठ गए और उसके बाद दोबारा जब सरकार हुई 30 से 10 पे आ गए और उस क्लियर कट मेजोरिटी नीतीश कुमार को मिली। अब इस सिचुएशन में हम इसको थोड़ा आगे की बात करें, आप 18 सीटों पर आगे है, 22 सीटों पर बीजेपी, हंग असेंबली क्लियर कट दिल्ली में दिख रही है। अगर आप पार्टी कहती है कि हम न किसी के साथ जाएंगे न आएंगे और उसके बाद चुनाव होते हैं अगले 4-5 महीने में, लोकसभा चुनाव के पहले, उसमें क्या उसमें दोनों फैक्टर है। या तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा या जनता नाराज हो जाएगी कि आपने सरकार नहीं बनने दिया, फिर से चुनाव में झोंक दिया। इसको कैसे देखती हैं? ये चुनाव अगर हो ही जाए, अगर दूसरा चुनाव होगा तो ये चुनाव लोकसभा के साथ ही कराएंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि उतना ही वो 6 महीना वाला उसमें आ जाएंगे। और लोकसभा के साथ अगर चुनाव हुई तो अगर बीजेपी का पल्ला भारी है लोकसभा के हिसाब से तो कहीं ना कहीं रोकना होगा। लक्ष्मण सिंह हमारे साथ हैं, मध्य प्रदेश से चुनाव भी लड़ रहे हैं, दिग्विजय सिंह के भाई भी हैं, चर्चित नेता भी हैं। लक्ष्मण सिंह जी, मध्य प्रदेश से जो खबर आ रही है बहुत चिंताजनक है कांग्रेस के लिए। आपको बता दें जो टैली है उसके मुताबिक कांग्रेस 16 पर, बीजेपी 45 पर आगे है, आपसे लगभग 3 गुना आगे। लक्ष्मण सिंह जी, आपके भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया, तमाम और नेता, नेतृत्व परिवर्तन सब कुछ होकर भी कांग्रेस को बचा नहीं पाए। तीसरी बार कांग्रेस सरकार में आने से फिर चूक रही है। लक्ष्मण सिंह जी, या अभी भी उम्मीद बाकी है, ये भी सुन लें हम। देखिए, जब तक आखिरी वोट की गिनती नहीं होगी हम उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये अभी रुझान है और नतीजे अभी सामने आएंगे तब स्थिति साफ होगी। कई बार ऐसा भी हुआ है कि रुझान कुछ रहे और नतीजे कुछ निकले हैं, तो अभी आप इंतजार करिए, देखिए, अभी समय है। नहीं तो इस नेताओं से ही हम लोग सीखते हैं, उम्मीद अभी बाकी है।
ये नेताओं पर बहुत फिट बैठता है, लेकिन ये सीट जिस ढंग से अभी रुझान आ रहे हैं, वो रुझान कहीं आपको सत्ता में लाने के लिए नहीं है लक्ष्मण सिंह जी। इतना फेरबदल होने की गुंजाइश नहीं है। 3 गुने का फासला है आपके और कांग्रेस के, आपके और बीजेपी के बीच लक्ष्मण सिंह जी। और अगर सत्ता में इस बार कांग्रेस नहीं आई तीसरी बार, तो किसकी जिम्मेदारी? सरकार नेतृत्व परिवर्तन भी हुआ, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आए और 1 दर्जन नेता कैंपेन करते रहे कांग्रेस को, उसके बाद भी अगर जनता ने खारिज किया तो लक्ष्मण सिंह जी। देखिए जब तक आखिरी वोट की गिनती नहीं होगी अभी कुछ नहीं कह सकते, और हमें हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत पर भरोसा है, और देखिए अब आगे क्या होता है। अच्छा चलिए, आप सरकार बनाएंगे, आखिर आप ये कुछ नहीं कह सकते, चलिए बीजेपी के संदर्भ में मान लेते हैं। आपको लगता है मध्य प्रदेश में आपकी सरकार बनेगी? हम आशान्वित हैं। चलिए, आपके कॉन्फिडेंस को हम सलाम करते हैं सर। 16 और 46 का फासला है 3 गुने का, उसके बाद भी आशान्वित हैं। देखते हैं 1 घंटे के बाद आपकी आशा का क्या होता है रोमाना जी। लेकिन आनंद प्रधान जी, अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर जो विकास का मुद्दा था, शायद वही अमृत बन गया यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान के लिए। नहीं, सिर्फ विकास का मुद्दा नहीं था। मुझे लगता है कि अगर इन नतीजों को देखें और चारों राज्यों को देखें, और ये उत्तर भारत के राज्य हैं, तो एक बात बहुत कॉमन दिखाई पड़ रही कि कांग्रेस हर जगह डिक्लाइन पर है। एक जगह जहां वो थोड़ा मुकाबले में दिखाई पड़ रही वो छत्तीसगढ़ में। और लेकिन मैं इसी बात को समझना चाहूंगी, क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दे को हम कहते हैं कि वो अहम है, बहुत अहम है, दिल्ली में वो अहम हो जाता है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो वहां पर कांग्रेस की तरफ से भी खदान घोटाला भी गिनाया गया, कांग्रेस की तरफ से वहां पर डंपर घोटाला भी गिनाया गया, तो फिर वहां भ्रष्टाचार का मुद्दा अहम क्यों नहीं है? मतलब कहीं ना कहीं जो शिवराज सिंह का एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट की अप्रोच है वही क्लिक कर रही है। यहाँ एक सवाल और हम भूल रहे हैं, जो बहुत बड़ा मुद्दा था, जो शायद आम आदमी को भ्रष्टाचार से भी ज्यादा टच कर रहा था, वो महंगाई का मुद्दा था। और महंगाई और भ्रष्टाचार को वो जोड़ करके देख पा रहे थे। उनको ये लग रहा था कि ये महंगाई कहीं उस भ्रष्टाचार की वजह से तो नहीं है। और मुझे लगता है कि इसमें जो क्रेडिबिलिटी का सवाल है कि कौन सी पार्टी ये आरोप लगा रही है, और फिर उसमें एक तीसरा जो सवाल उठता है एक लेसर एविल को चुनने का, तो उनको ये लग रहा था कि एक जो अगर ये मूड देखें हम उत्तर भारत में, तो मतदाताओं का मूड एक बात तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि कांग्रेस के खिलाफ जा रहा है, पर वो पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में भी नहीं है। वो ये देख रहा है कि अगर उसको कोई बेहतर विकल्प मिले तो उसकी तरफ भी वो झुकता हुआ दिखाएगा। बीजेपी को वो पूरी तरीके से साफ होती हुई नजर आ रही है दिल्ली में, जहां पर जनता का मूड कांग्रेस के खिलाफ जा रहा है। लेकिन जैसे कि आनंद प्रधान कह रहे हैं कि अगर विकल्प मिले तो पूरी तरीके से बीजेपी के साथ भी नहीं है, क्योंकि दिल्ली के अंदर हम देख रहे हैं लगातार जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं। 55 सीटों पर, दिल्ली में 70 में से 55 सीटों के रुझान हमारे सामने हैं। और देखिए जरा, 23 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 18 सीटों पर आम आदमी पार्टी, सिर्फ 1 साल पुरानी पार्टी, 1 साल इस पार्टी की उम्र है और 18 सीटों पर इस पार्टी ने बढ़त बना रखी है। जी अजीत जी, मैं सिर्फ एक चीज क्या कहना चाहूंगी कि दिल्ली में एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ भी है, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी उनके पास है। जाहिर है, क्योंकि दिल्ली में ये जो नतीजे अगर इसी तरह से आते हैं, ये दोनों पार्टी को रिजेक्ट करने वाला होते हैं। तो इसीलिए तो एक जो हम लोग लगातार सरकार में और एक म्यूनिसिपैलिटी लगातार डिस्कस इस पर कर रहे हैं कि ये सही है कि यहाँ विकल्प कोई और नहीं था, सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी थी पिछले 20 सालों से विधानसभा की राजनीति में। एक विकल्प आया केजरीवाल का और उस विकल्प ने पूरे राजनीतिक समीकरण को हिला दिया। लेकिन वो विकल्प दोनों के रिजेक्शन का है, क्योंकि देखिए बाकी जगह चुनाव होते हैं और यहाँ अलग ये है। केजरीवाल लगातार कहते रहे बीजेपी चोरों की पार्टी है, कांग्रेस चोरों की पार्टी है, दोनों भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। इतने सख्त बयान देकर, इतने एग्रेसिव कैंपेन के बाद रिजेक्शन के वोट के आधार पर अगर 19, 20, 22, 25 उनकी टैली जाती है, तो इसका मतलब मतदाता एक ऐसे विकल्प की तलाश जरूर कर रहा है जो कांग्रेस और बीजेपी से बिल्कुल थक चुका है। एक चीज और बताऊं मैं आपको, मैं रोकना चाहूंगी विनोद जी आपको। हम बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रोक रहे हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें, राजस्थान में जिस तरीके का इतिहास रहा है उसी तरीके की तस्वीर यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। हर 5 साल में राजस्थान में सरकार बदलती है और इस बार भी जो शुरुआती रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, बीजेपी को खासी बढ़त राजस्थान में देखने के लिए मिल रही है। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। सबसे सटीक, सबसे तेज नतीजे लगातार सिर्फ और सिर्फ न्यूज 24 पर बने रहिए आप हमारे साथ।